विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण, और विस्थापन के समीकरण के साथ साथ हम सरल आवर्त गति में वेग के समीकरण की बात करेंगे। हम सरल आवर्त गति में विभिन्न प्रकार की आवर्ती गतियों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सरल आवर्त गति में किसी भी कण की माध्य स्थिति से जो दूरी है, जो भी माध्य स्थिति से दूरी है, उसे हम उस कण का विस्थापन कहते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम निकाल रहे हैं, वो हम रेखिक सरल आवर्त गति की चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ पर कोणीय सरल आवर्त गति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब हम कोणीय सरल आवर्त गति की चर्चा करेंगे तो जहां जहां पर हम विस्थापन x ले रहे हैं, वहां पर विस्थापन थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई पिंड जो है वो सरल आवर्त गति कर रहा है। जब वो सरल आवर्त गति करता है तो जो समय है, जो टोटल समय है, उस समय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, उसको आप जो है अपनी माध्य स्थिति, स्प्रिंग है, इसको अपनी माध्य स्थिति से, स्प्रिंग माध्य स्थिति O में है, इसको आप माध्य स्थिति A से O से खींचते हैं, बिंदु A पर ले जाते हैं। ठीक है। और A से आप इसे छोड़ देते हैं, आप इसे A से छोड़ देते हैं। अब ये स्प्रिंग जो है वो दोलन करना शुरू करती है, और ये स्प्रिंग A से O पर आती है। ठीक है। O से B पर जाती है, B से वापस O पर आती है, और O से फिर से A पर चली जाती है। यदि स्प्रिंग के विभिन्न भागों के मध्य किसी प्रकार का प्रतिरोधी बल कार्य नहीं कर रहा हो, तो माध्य स्थिति से जितनी दूरी तक आपने इसे खींचा है, ठीक उतनी ही दूरी तक ये दूसरी तरफ भी जाएगी और वापस पुनः वहां पर आएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में जब स्प्रिंग A से O पर जाती है, O से B पर जाती है, B से O पर आती है, और O से B पर आती है, तो इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कुल समय इसको एक दोलन पूरा करने में लग रहा है, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। पहला जो समय है, पहला जो भाग है समय का, वो हमने कहा है कि टोटल आवर्त काल का चौथाई हिस्सा है। दूसरा जो समय हमने लिया है, वो दूसरा चौथाई हिस्सा लिया, फिर तीसरे चौथाई हिस्से में, फिर चौथे चौथाई हिस्से में। यानी टोटल समय को हमने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। टोटल समय को हमने कितने भागों में बांट दिया बच्चों? 4 भागों में बांट दिया। तो अगर मैं इसे एक वृत्त के रूप में व्यक्त करना चाहूं कि मान लीजिए कोई पिंड इस बिंदु से चला और वापस इसी बिंदु पर आ गया। ठीक है। इस बिंदु से चला और वापस इसी बिंदु पर आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पिंड जो है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पिंड है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि पिंड का जो विस्थापन है वो कितना है, पिंड का जो विस्थापन है वो कितना है। तो ये जो वृत्तीय गति है, इस वृत्तीय गति में ध्यान से सुनना, ये जो वृत्त मैंने बनाया है, ये पिंड की गति के पथ को हमने नहीं बनाया है। ये हमने पिंड की गति के पथ को नहीं बताया। हम पिंड की गति कैसे होगी समय के अनुरूप, उस समय को एक चक्र के रूप में हमने बताया कि जब एक चक्र पूरा हो जाता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, एक दोलन पूरा हो जाता है, तो जैसे पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, जैसे पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक इसी प्रकार से एक आवर्त काल के बाद में पिंड अपने वापस पुनः उसी अवस्था से शुरू करता है जिस अवस्था से उसने शुरू किया था। तो इसको वृत्ताकार बताने का कारण क्या है कि भाई ये 0 समय है, मान लीजिए टोटल समय मान लीजिए 16 सेकंड लग रहा है एक दोलन में। तो चौथाई हिस्सा पूरा करने में, मैं अगर एक झूले की बात करूं, ठीक है, एक झूले से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक झूला है जिसको आपने यहाँ पे बांधा हुआ है। अगर आप इसको माध्य स्थिति से थोड़ा सा घुमा दें, ठीक है ना, हालांकि झूले की जो गति वो रेखिक गति नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लो कि रेखिक गति है। आपने माध्य स्थिति से इसको घुमा दिया और बिंदु A पर लेकर के आ गए। ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु A है, ये बिंदु A है। अब आप इसे छोड़ते हैं और ये झूला जो है वो A से O पर जाता है, O से B पर जाता है, ठीक है, और B से वापस O पर आता है, और फिर O से A पर चला जाता है। ध्यान से सुनना, आपने इसको विस्थापित कर दिया, अभी ये दोलन नहीं कर रहा, अभी आपने इसको पकड़ा हुआ है इस झूले को। ठीक है। इस A बिंदु से आपने इस झूले को छोड़ा या पेंडुलम को छोड़ा,
ये ए से ओ पर गया, ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आया और ओ से वापस ए पर गया। तो ए से बी पर जाकर वापस ए पर आने में इसको 16 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? ए से वापस ए पर आने पर इसको 16 सेकंड का समय लग रहा है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा गणना करके बताओ कि ए से ओ पर जाने में कितना समय लगा होगा। गणित के छात्रों आप सब, 4 सेकंड, डेफिनेटली 4 सेकंड लगे होंगे। अच्छा, ओ से बी तक जाने में कितना समय लगा होगा? 4 और फिर उसके बाद में बी से ओ तक आने में 4 सेकंड और फिर ओ से ए तक आने में 4। यानी कि हमने कुल समय को कितने में बांट दिया बच्चों? 4 भागों में बांट दिया। तो हम कहेंगे भाई देखो, ये तो बिंदु हो गया हमारा ए, ये बिंदु हो गया हमारा ओ। यहां से यहां तक आने में 4 सेकंड लग रहे हैं। कितना समय लग रहा है? 4 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है। अब अगर मैं वापस से यहां पर आऊं इस प्रकार से, तो ओ से बी तक आने में फिर से 4 सेकंड लग रहे हैं। फिर बी से वापस ओ पर आ गए आप, बी से वापस कहां पर आ गए? ओ पर आ गए। ठीक है, तो फिर से आपको 4 सेकंड लगे। अब ओ से वापस ए पर पहुंच गए, ओ से वापस कहां पहुंच गए आप? ए बिंदु पर पहुंच गए। ये ए बिंदु है हमारे लिए, ए बिंदु पर पहुंच गए। तो कितना समय लगा? फिर से 4 सेकंड लगा। इस पूरे चक्र में अपने को कितना समय लगा है? 4 सेकंड। तो ये जो चक्र है वो समय को व्यक्त कर रहा है। एक तो किसको व्यक्त कर रहा है? समय को। आप देखो, इसमें ओ बिंदु मैंने ऊपर भी बनाया है और ओ नीचे भी बनाया है। मैंने 2 अलग अलग जगह बनाया है मैंने। अब मुझे बताओ कि ये जो झूला गति कर रहा था, इसमें ओ बिंदु 2 जगह था क्या, कि एक ही जगह था? अरे, झूला जब गति कर रहा है तो इसमें ओ बिंदु जो है वो 2 जगह है कि एक जगह है? एक जगह सर, तो मैंने एक ही जगह है ना, मैंने तो 2 जगह बनाया है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि मैंने जब 2 जगह बनाया है तो ये जो वृत्त मैंने बनाया है वो इस कण के पथ को नहीं बनाया है, इस कण के पथ को नहीं बनाया है। इसकी गति को व्यक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक चिन्ह मैंने काम में लिया एक तरीके से इस वृत्त को। ये जो वृत्त है वो इस पिंड की गति को व्यक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप है। क्या है ये? एक प्रतीकात्मक रूप। ठीक है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। पहला तो हमें यह पता चला कि ये जो समय है उसको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। अब इसको 2 जगह इसलिए बनाया क्योंकि ओ पर पिंड के आने की अवस्था 2 तरह की है। एक जिसमें पिंड ए से ओ पर आता है, पिंड ए से ओ पर भी आता है और ओ से ए पर भी जाता है। अगर मैं इन दोनों ओ को एक ही जगह बना देता तो क्या मैं दोनों गतियों को बता सकता था? मैं नहीं बता सकता था। अब मैंने दोनों गतियों को अलग अलग बताने के लिए क्या कर दिया? 2 ओ बना दिए कि देखो, अगर ये इधर गया तो ए से ओ पर पहुंचा और अगर इधर आया तो ओ से ए पर पहुंचा। ऐसे ही आप देखो, जाते समय ये ओ से बी पर जा रहा है और आते समय ये बी से ओ पर आ रहा है। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं तो इसका मतलब ये ओ से बी पर गया है और ऐसे बनाऊं तो इसका मतलब ये बी से ओ पर आया। तो ये एक प्रतीक है, कण की गति का पथ नहीं है। ठीक है ना, कण की गति का पथ नहीं है, ये एक प्रतीक है केवल। ठीक है। एक और खास बात आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण में या इस गोले में अगर मैं ये केंद्र से एक लाइन खींचूं और परिधि को मिलाने वाली रेखा खींचूं तो ये एक त्रिज्या को व्यक्त करेगी। ये किसको व्यक्त करेगी? त्रिज्या को व्यक्त करेगी। तो ये वृत्त क्यों बनाया गया इस सरल आवर्त गति में, इसका मुख्य कारण मैं बता रहा हूं आपको। पहला तो हमने प्रतीकात्मक रूप से समय को बताया। दूसरी बात कि जब भी कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो ये भी एक प्रकार की दोलनी गति होती है। अब आप कहोगे सर आप कंफ्यूज कर देते हो, एक दिन तो आप कह रहे थे कि दोलनी गति में उसी पथ का बार बार अनुसरण होना चाहिए और अब आप कह रहे हो कि जो वृत्तीय गति है ये भी दोलनी गति। आपने उसी दिन तो कहा था कि वृत्तीय गति दोलनी गति नहीं होती है, तो आवर्ती गति होती है। दोलनी गति में तो वापस वो अपने पथ का अनुसरण करता है। लेकिन एक पद्धति हम यहां पर समझेंगे। मान लो किसी समय कोई पिंड यहां था, ठीक है, किसी समय कोई पिंड यहां था। अगर मैं इस पिंड को नीचे की तरफ इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर मिलाऊं
तो ये कहलाता है इसका लंब पाद। इसका क्या कहलाता है? लंब पाद। लंब पाद का मतलब क्या है? लंबवत इसके पांव हैं। 1 मिनट के लिए सोचो, ये एक ऐसा आदमी है जिसकी हाइट जो है वो कम हो रही है और बढ़ रही है, समय के अनुरूप कम भी हो रही है और बढ़ भी रही है, लेकिन इसकी जो मुंडी है वो हमेशा इस वृत्त पर रहनी चाहिए। तो हम कहेंगे जब ये आदमी इधर चलेगा, अगर ये आदमी इधर चले तो ये बड़ा होता चला जाएगा। पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, बड़ा होगा, फिर ये बड़ा होगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा होता चला जाएगा। तो एक तरीके से जो आदमी है वो तो लेफ्ट टू राइट गति कर रहा है, पर उसका जो सर है वो इस तरीके से गति कर रहा है। ठीक है। अब अगर ये व्यक्ति वापस छोटा होता चला जाए तो, वापस छोटा होता चला जाए तो एक प्रयोग मैं करने की सोच रहा था, लेकिन वो प्रयोग आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा वो पता नहीं। मैं प्रयास करता हूं, अगर कुछ हो पाता है तो देखते हैं। प्रयास करता हूं मैं, और शायद उससे आप इसको समझ सको कि वृत्तीय गति भी क्यों जो है दोलनी गति की तरह व्यवहार कर सकती है। शायद ही दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर रहा हूं, एग्जिट करके इसको, और आप देखना कि क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे बताइएगा, क्योंकि कैमरे में जो है ना वो थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे। अगर आप यहाँ पर व्यवहारिक रूप से होते तो और अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते। आपको ये दीवार दिखाई दे रही है? आप देखिएगा बच्चों, मैं ये जो मेरे पास में ये मेरा आईडी कार्ड है, इसको वृत्तीय गति करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वृत्तीय गति कर रहा है बच्चों। ये दिखाई दे रहा है सबको? अब है ना, अब अगर आपको इसकी छाया दिखाई दे रही हो दीवार में, तो उस छाया पर ध्यान दीजिएगा। हाँ सर। सर ये तो दोलन की जैसे होती उसी जाए। हाँ सर, हमें दोलन गति कर रहा है। लेकिन छाया जो है ना उसमें कैसी गति हो रही है? दोलन गति हो रही है, दोलनी गति हो रही है। अब देखो ये अपने पास में है ना, इसको देखते हैं अपन। ये मैं इसको यूं घुमा रहा हूं इस प्रकार से, तो इसकी जो छाया है वो क्या हो रही है? लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से वापस लेफ्ट आ रही है। तो ये वस्तु तो वृत्तीय गति कर रही है, लेकिन इसकी छाया जो है वो कैसे गति कर रही है? दोलनी गति कर रही है। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पिंड का जो लंब पाद होता है, लंब पाद यानी लंबवत से अगर हम आधार पर मिलाएं तो वो जो लंब पाद होता है वो हमेशा ही कैसी गति करता है? दोलनी गति करता है। तो यही कारण है हम इसे वृत्तीय रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पर फिर से हम पीडीएफ पे चलेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको आगे समझने का तो देखिए, मान लीजिए कि पिंड जो है वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। ये पिंड जो है ये वृत्ताकार पथ में गति करते हुए यहां पर पहुंचा, जब ये यहां पर था, और अगर मैं इसका लंब पाद बनाना चाहूं, लंब पाद का मतलब इसको लंबवत आधार रेखा पर मिलाना चाहूं, ये आधार रेखा है, इस पर मिलाना चाहूं, तो किसी समय ये पिंड जो है वो इस बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, अब ये यहां पहुंच गया, बिंदु ए से बी पर पहुंच गया, तो इसका जो लंब पाद है वो यहाँ बिंदु नंबर ये 1 से 2 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये यहां पर पहुंचेगा, बिंदु सी पर पहुंचेगा, तो बिंदु सी पर पहुंचेगा तो जो इसका लंब पाद है वो बिंदु संख्या 3 पर पहुंच जाएगा। जब ये डी बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका जो लंब पाद है वो बिंदु संख्या 4 पर पहुंच जाएगा। जब ये डी से ई बिंदु पर पहुंचेगा तो इसका जो लंब पाद है वो वापस रिवर्स आ गया, अब पीछे आ रहा है, बिंदु संख्या 5 पे पहुंच जाएगा। जब ये यहां एफ बिंदु पर पहुंचेगा तो जिसका लंब पाद है वो बिंदु संख्या 6 पर पहुंच जाएगा। जब ये जी बिंदु पर पहुंचेगा तो जो इसका लंब पाद है वो बिंदु संख्या 7 पर आ जाएगा। ऐसा लग रहा है इसका लंब पाद पहले लेफ्ट साइड में गया और अब इसका लंब पाद जो है वो राइट साइड में आ रहा है, यानी दोलन कर रहा है। तो एक वृत्तीय गति जो होती है वो भी दोलनी गति की तरह ट्रीट की जा सकती है।
इस वजह से हमने एक और कारण है इसको वृत्त के रूप में बनाया। लेकिन उस स्थिति में जब वृत्तीय गति दोलनीय गति के रूप में व्यक्त की जाती है तो जो इसकी त्रिज्या होती है उस त्रिज्या का, यानी ये जो परिधि से मिलाने वाली जो रेखा, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, बीच में आवाज कट गई थी किसी वजह से। हाँ, खैर वापस से मैं बता देता हूं। तो जो वृत्तीय गति है उसमें अगर हम केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है, या हम इस सुई को कहें, एक तरीके से घड़ी की हम बात करें तो ये जो सेकंड की सुई है, इस सेकंड की सुई की ये जो नॉक है, इसकी स्थिति को आधार से मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है इसका लंब पाद। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी समय पर, टी समय पर जो कोण होता है वो होता है ओमेगा टी, यानी थीटा बराबर हो गया ओमेगा टी। तो वृत्तीय रूप से अगर मैं इसे प्रदर्शित करना चाहूं तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु से ओमेगा टी कोणीय विस्थापन हो गया। ये ओमेगा टी कोणीय विस्थापन यानी ये आ गया यहां पर। ठीक है, अब अगर मैं इसे लेफ्ट में या नीचे मिलाना चाहूं तो एक लंब पाद हमें यहां प्राप्त होगा, और अगर हम इस वाई अक्ष पर मिलाना चाहें तो ये लंब पाद हमें प्राप्त होगा। तो एक समान वर्तुल गति जो होती है वो भी एक प्रकार से एक समान वर्तुल गति जो है वो भी एक प्रकार से दोलनी गति को ही व्यक्त करती है। इसलिए हम उसी का उदाहरण लेते हुए विस्थापन का समीकरण प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कि कोई पिंड सरल आवर्त गति करते हुए किसी समय बिंदु P पर पहुंचा है। ठीक है, तो P बिंदु को अगर हम x अक्ष पर मिलाए तो बिंदु M पर मिलेगा। ये P बिंदु है, इसे मैं अगर x अक्ष पर मिलाऊं, ये x अक्ष पर मिला दिया तो बिंदु M पर मिलेगा, और अगर y अक्ष पर मिलाना चाहूं तो ये बिंदु N पर मिल रहा है। ठीक है, ये जो रेखा है P इंटू M, इसकी जो लंबाई है ये इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, और रेखा जो PN है उसकी लंबाई इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। ये तो आप गणित के छात्र हो तो सब जानते हो कि अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट का मान निकालना है तो उस अक्ष के समानांतर रेखा की लंबाई आप ले सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं NP का मान निकालूंगा तो वो x निर्देशांक को व्यक्त करेगा, और अगर मैं PM का मान निकालूंगा तो वो y निर्देशांक को व्यक्त करेगा। तो पहले मैं PM का मान निकाल लेता हूं जो कि एक y निर्देशांक को व्यक्त करेगा। अगर मैं यहां से इस कोण को थीटा मानूं तो हम कहेंगे कि जो साइन थीटा का मान है वो होता है लंब, यानी PM बटा कर्ण, यानी कि ये OP, PM इंटू OP। ये जो OP है, ये OP क्या है? ये त्रिज्या इसका अधिकतम मान है। ये OP जो है यानी त्रिज्या जो है वो आयाम को व्यक्त कर रहा है, एक तरीके से ये आयाम को व्यक्त कर रहा है। तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे, इस चित्र में आप देख लीजिए कि जो लंब पाद है वो तो विस्थापन को व्यक्त कर रहा है, और जो त्रिज्या है वो अधिकतम मान को, क्योंकि जो विस्थापन है वो अधिकतम त्रिज्या से बड़ा नहीं हो सकता, इस राशि से बड़ा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ये। अगर मैं इस y अक्ष को विस्थापन मानूं, एक तरीके से y अक्ष की जो राशि प्राप्त हो रही है अपने को, ये जब पिंड वृत्तीय गति कर रहा है मान लीजिए, और वृत्तीय गति में पिंड कभी यहां था, कभी यहां था, कभी यहां था, इसको x अक्ष पर मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है अगर हम उसको विस्थापन माने तो उसका अधिकतम मान कितना आ सकता है? अगर मैं किसी पिंड की स्थिति, मान लीजिए P स्थिति है, ये Q स्थिति है, ये R स्थिति, ऐसी अलग अलग स्थितियों में ये पहुंचेगा। अगर मैं ये जो रेखा बनाई है y अक्ष, ये जो x अक्ष पर मिलाने वाली रेखा जिसको हम लंब पाद कह रहे हैं, इसकी लंबाई को अगर हम विस्थापन माने तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा? हम कहेंगे इसका अधिकतम मान तब आएगा जब ये बिंदु R पर पहुंचेगा, जब ये बिंदु R पर पहुंचेगा। और R और केंद्र को मिलाने वाली रेखा किसके बराबर होगी? इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो OR है ये इसका अधिकतम मान है, विस्थापन का अधिकतम मान है। अब अगर मैं इस O बिंदु को P बिंदु से मिला दूं तो OP और OR दोनों बराबर होंगे। क्योंकि OR अधिकतम विस्थापन A है तो OP भी अधिकतम विस्थापन A ही होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या को ही व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना, तो OP का मान हमने A क्यों लिया है? क्योंकि जब पिंड गति करते हुए Y बिंदु पर पहुंच जाता है तो इसका विस्थापन का जो मान है वो अधिकतम हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कहेंगे साइन ऑफ थीटा
बराबर ओ एन अपॉन ओ पी, सॉरी ओ एन अपॉन ओ पी, हाँ या तो ओ एन कह दो या इसको कह दो पी एम कह दो, ओ एन की जगह ओ एन भी कह सकते हो और पी एम भी कह सकते हो। पी एम, ये पी एम बटा ओपी यानी लंब बटा करंट, लेकिन जो पीएम का मान है वो ओ एन के बराबर है, पीएम का जो मान है वो ओ एन के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे पीएम की जगह जाएगा ओ एन अपॉन ओपी। ठीक है, तो अगर ये पिंड ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, अगर ये पिंड ए त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में आ जाएगा साइन थीटा बराबर ओ एन, ओ एन तो हो गया वाई निर्देशांक, क्योंकि किसी भी बिंदु से y अक्ष पर डाला गया लंब जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु की केंद्र से दूरी y निर्देशांक कहलाती है, और जो OP है वो हो जाएगा a के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास y अपॉन a। ठीक है बच्चों, अब यहां से y अपॉन a हमारे पास में आ रहा है, इस a को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास में क्या जाएगा y बराबर a साइन थीटा। यदि ये गति आवर्ती गति है, सरल आवर्ती गति है, तो हम सब जानते हैं कि सरल आवर्त गति में जो कोण थीटा का मान होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा, हाँ y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास में विस्थापन का समीकरण आ गया, लेकिन इसके स्थान पर आप विस्थापन का समीकरण x बराबर a cos ओमेगा टी भी काम में ले सकते हो। ये केवल प्रतीकात्मक रूप से बताने के लिए चिन्ह लिया है, हालांकि ये जो समीकरण में प्राप्त होती है x बराबर a cos ओमेगा टी या y बराबर a cos ओमेगा टी या x बराबर a sin ओमेगा टी, ये जो समीकरणें हैं ये समीकरणें हमें निगमन विधि द्वारा प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो प्रायोगिक तथ्य हैं उनसे, प्रायोगिक जो पाठ्यांक हमें प्राप्त हुए थे उनसे ये समीकरणें प्राप्त की गई थी। अब ऐसे ही अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखो, cos थीटा का मान निकालना चाहूं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार OM अपॉन कर्ण OP। आधार OM का मान है x के बराबर, x निर्देशांक के बराबर होगा। आप सब जानते हैं निर्देशांक निकालने का तरीका, तो वैसे भी क्योंकि आप गणित के छात्र हो, आता है ना बच्चों निर्देशांक निकालने का तरीका। किसी बिंदु को जब हम x अक्ष पर मिलाते हैं तो वो जहां पर काटता है उस बिंदु की केंद्र से दूरी x निर्देशांक कहलाती है, y अक्ष पर जहां पर ये काटता है उस बिंदु की केंद्र से दूरी y निर्देशांक कहलाती है। ये हो गया हमारे पास में a, तो cos थीटा बराबर हमारे पास में हो गया x अपॉन a, तो x बराबर हो जाएगा a cos थीटा। वही बात है कि थीटा जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। तो इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो जो समीकरण है हमारे पास में दो समीकरण आई है, एक आया है x बराबर a cos ओमेगा टी और दूसरा हमारे पास में आया है y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन इसकी जगह कभी कभी x बराबर a साइन ओमेगा टी और y बराबर a cos ओमेगा टी भी काम में ले लिया जाता है। ये कब काम में लिया जाएगा, तब काम में लिया जाएगा जब ये जो वृत्तीय गति में हमने ये बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा और x अक्ष के मध्य का कोण जो थीटा माना है, वो थीटा हम x अक्ष और इस रेखा के मध्य का कोण नहीं मान करके y अक्ष और इस P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य का कोण अगर आप थीटा मान लोगे, इस कोण को अगर आप थीटा मान लोगे, तो जो आपके पास में अभी x बराबर a cos ओमेगा टी आया है वो x बराबर a sin ओमेगा टी हो जाएगा, और जो y बराबर a cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी आया है वो y बराबर a cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, कई किताबें जो हैं इसको x बराबर a cos ओमेगा टी से सॉल्व करेंगी, कई किताबें इसे x बराबर a sin ओमेगा टी से सॉल्व करेंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों ही मान हमारे पास में आ सकते हैं, बस थीटा की चॉइस पर डिपेंड करता है कि थीटा आपने कौन सा इसमें माना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये जो वृत्तीय गति देख रहे हो जिसमें t समय पश्चात पिंड, ये जो कोण है इसको ओमेगा टी माना हुआ है, ये बिंदु P है, ये जब ग्राफ हम इस तरह का बनाते हैं सरल आवर्त गति के लिए, तो समझ लीजिए कि t बराबर 0 पर जो प्रारंभिक कला कोण है उसका मान भी 0 ही है। यानी कि जो हम नॉर्मली कहते हैं ना कि फाई बराबर ओमेगा टी प्लस थीटा या थीटा बराबर
या थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस फाई, फाई के साथ में वो भी जोड़ में लिखो आप, ये जो फाई है इसका मान 0 होगा। इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है तो, और अगर इसकी जगह इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ है, वृत्तीय ग्राफ, जिसमें ये फाई को व्यक्त कर रहा है और ये ओमेगा टी, यानी पी बिंदु यहां पर है, मतलब बिगिनिंग जो है वो शून्य से प्रारंभ नहीं होकर के किसी अन्य बिंदु से प्रारंभ हुई है। इस स्थिति में हम कहेंगे बिगिनिंग बिंदु जो है वो हमारा ए नहीं होकर के बी होगा, जो बिगिनिंग पॉइंट है वो हमारा कौन सा होगा, बी होगा। और अगर इस पूरे कोण को अगर आप ओमेगा टी कह रहे हो तो बिगिनिंग बिंदु ए होगा, अगर पूरे कोण को ओमेगा टी नहीं कह करके ओमेगा टी प्लस फाई कह रहे हो तो इसका मतलब बिगिनिंग बिंदु ए और पी के बीच में कोई जगह होगी। अगर ये ओमेगा टी माइनस फाई है तो इसका मतलब बिगिनिंग बिंदु ए और पी के बीच में नहीं होकर के ए से नीचे किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, तो बिगिनिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा इस कोण की वजह से। तो हमारे पास में विस्थापन का समीकरण क्या आ गया है, y बराबर a cos ओमेगा a sin ओमेगा t, y बराबर a sin ओमेगा t, और हम इस sin ओमेगा t से ही सॉल्व करेंगे, ये फाई वाला मैटर हम नहीं लेंगे, अभी बिना फाई के ही हम इसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं यहां से एक ग्राफ बनाना चाहूं कि जो विस्थापन y है उसका मान समय के सापेक्ष कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं एक सारणी काम में लूंगा इसके लिए, ये एक सारणी में काम में ले रहा हूं। इस सारणी में तीन चीजें मैं काम में लूंगा, एक तो है समय t, एक है ओमेगा टी और एक है साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमें साइन ओमेगा टी का मान पता चलेगा तभी हमें y का मान पता चलेगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी सूत्र है। ठीक है, तो मैं एक कॉलम इसमें और ले लेता हूं और वो जो कॉलम है वो मैं ले लेता हूं y। ठीक है, ये y। अब मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं, पहले मैं पहले दो मानों के लिए लूंगा, 3 मानों के लिए, जब t का मान 0 हो। ठीक है, जब t का मान t/4 हो, यानी 1/4 समय लिया जाए, और जब t का मान t/2 हो, यानी आधा समय पूरा हो जाए, यानी आधा चक्र पूरा हो जाए, तो ओमेगा टी का मान कितना आएगा, देखो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। ठीक है, मैं ओमेगा टी का मान निकाल रहा हूं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा y को नीचे से मिटा देता हूं पहले। ओमेगा टी बराबर ओमेगा बराबर 2π/t। ठीक है, अगर हम आपको अगर ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एक सारणी दिखाई दे रही है बच्चों स्क्रीन पर नीचे नीचे, यस सर। चलो तो अपन इस सारणी से समझेंगे। ठीक है ना, इस सारणी से क्यों समझेंगे कि थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि स्क्रीन छोटी है तो मैं लिखूंगा तो वो पूरा आएगा नहीं इसमें। तो देखो इसमें 4 कॉलम बनाए हुए, एक तो टी बनाया हुआ है, एक ओमेगा टी, एक साइन ओमेगा टी और एक y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो अपन पहले कॉलम की बात करें तो पहले कॉलम को अपन ने 4 भागों में बांटा हुआ। पहला, जब ये मूल बिंदु पर था तो समय 0 था, जब इसने चौथाई चक्र पूरा कर लिया तो 1/4 समय लगा उसमें कुल समय का, यानी t/4। जब इसने आधा चक्र पूरा कर लिया तो 1/4 समय और जुड़ गया इसमें, यानी समय हो गया 2/4 के बराबर। भाई आधा चक्र पूरा करने में 2/4 समय लगेगा, 2 × चौथाई समय, तो ये 2 से कट गया, कितना आ गया t/2। तो देखो हमने t/2 लिया हुआ है। इसके बाद में जब ये यहां पहुंचेगा इस बिंदु पर तो कितने चौथाई चक्र पूरे हुए, 1 2 3, 3/4 समय लगेगा कुल आवर्तकाल का। तो हम कहेंगे 3/4 हो गया ये t/4, और इसका 3 गुना कर दो तो 3/4 हो जाएगा, यानी 3t/4। तो ये आ गया हमारे पास में 3t/4। और जब ये वापस मूल बिंदु पर आ जाएगा, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तो हम कहेंगे एक आवर्तकाल के बराबर समय लगेगा, जिसको हम कहेंगे t। ठीक है, ये जो हमने लिया ना t/4, इसका मतलब है आवर्तकाल का चौथाई समय, t/2 का मतलब आवर्तकाल का आधा समय, 3t/4 का मतलब आवर्तकाल का 3/4 समय, और t का मतलब आवर्तकाल के बराबर समय। ठीक है, अब ये जो t के हमारे पास में मान आए अलग अलग, इन अलग अलग मान पर हम ओमेगा टी का मान निकालेंगे। सबसे पहले जब t का मान 0 है तो ओमेगा टी का मान कितना होगा, तो ओमेगा का मान होता है 2π/t। ठीक है, अब स्मॉल t का मान 0 रख दो तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 2π/t इंटू 0, 0 आ गया। तो देखो ये 0 लिखा हुआ है, और आप देखोगे यहाँ पे सॉल्व करके भी लिखा हुआ है इसको,
अब दूसरा समय लेते हैं हम टी का, स्मॉल टी का दूसरा मान कौन सा है, t/4। दूसरा मान है t/4, तो यहां रख दो t/4। ये t से t कट गया और ये 2 से कट गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया π/2। तो देखो ये π/2 लिख दिया हमने। ठीक है, ये एक बार ही निकालेंगे हम, इसको मैं बार बार नहीं निकालूंगा। ओमेगा टी का जो मान है वो एक बार आप समझ लीजिए कैसे निकाला है, अगली बार हम इसको डायरेक्ट काम में लेंगे। फिर टी स्मॉल टी बराबर t/2 समय पर ओमेगा टी का मान कितना होगा, तो ओमेगा टी में ओमेगा का मान हो गया 2π/t और स्मॉल टी का मान आ गया t/2। तो ये 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, कितना आ गया पाई आ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे चले हम, तो अगला भाग लेते हैं। स्मॉल टी का अगला मान कितना है, 3t/4 है। तो ओमेगा का मान तो हो गया 2π/t इंटू 3t/4। ये t से t कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो ऊपर तो रह गया पाई और नीचे रह गया 2, यानी आ गया आपके पास में, और एक 3 रह गया, 3π/2। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट, जब स्मॉल टी का मान t/4 3t/4 की जगह t हो, तो ओमेगा का मान हो जाएगा 2π/t और स्मॉल टी का जो मान है वो हो गया t, तो t से t कट गया, कितना आ गया 2π। ठीक है, t के विभिन्न मानों पर हमारे पास में ये मान आ गए। अब अपन क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे साइन ओमेगा टी का मान। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल टी बराबर 0 पर, हमें पता है स्मॉल टी बराबर 0 पर ओमेगा टी का जो मान आया है हमारे पास में वो कितना आया है 0, तो यहां रख दो 0। साइन 0 का मान कितना आता है 0, तो देखो ये अपने पास में 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा लेते हैं अपन, स्मॉल टी का मान कितना लिया हमने उसके बाद में t/4। जब स्मॉल टी का मान t/4 है तो ओमेगा टी का मान देखिए कितना आया है π/2, तो यहां ओमेगा टी की जगह π/2 यानी 90 रख दो, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो ये देखो 1 आ गया हमारे पास में। हाँ। ठीक है, अब आगे चले अपन देखते हैं स्मॉल टी का जो मान है हमारे पास में बच्चों वो है t/2, और इस समय ओमेगा टी का मान कितना है, t/2 पर ओमेगा टी का जो मान है आप देख सकते हो, t/2 पर ओमेगा टी का जो मान है वो है पाई यानी 180। तो साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी का मान रख दो 180, कितना आ जाएगा आपके पास में, फिर से 0, क्योंकि साइन 180 का मान 0 होता है, ये 0 आ गया। अब स्मॉल टी बराबर 3t/4, स्मॉल टी बराबर कितना हो गया 3t/4, और 3t/4 पे ओमेगा टी का मान कितना आ रहा है 3π/2 यानी कि 270। 3π/2 मतलब 270, 390 के बराबर, तो साइन 270 का मान -1 होता है, तो ये देखो -1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब लास्ट है हमारे पास में स्मॉल टी बराबर टी, स्मॉल टी बराबर टी, तो स्मॉल टी बराबर टी पर हमारे पास में ओमेगा टी का मान आता है 2π यानी 360। ठीक है, तो साइन 360 का जो मान है होगा वो कितना होता है 0 होता है। किसी भी कोण के लिए, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 360 डिग्री पर वही मान प्राप्त होता है जो 0 डिग्री पर प्राप्त होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही पोजीशन पर होते हैं, इसलिए 0 आ गया। अब ये जो साइन ओमेगा टी के मान हमारे पास में आए हैं, ठीक है, इसको हम समीकरण में रखेंगे। कौन से समीकरण में, हमारे पास समीकरण है y बराबर a साइन ओमेगा टी। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले स्मॉल टी बराबर 0 पर जो साइन ओमेगा टी है उसका जो मान है वो भी 0 आता है, ये हमने अभी भी निकाला है। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का मान 0 आएगा, पहला मान हम 0 रखेंगे, तो साइन ओमेगा टी का मान 0 होगा, तो 0 इंटू ए बराबर क्या जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं स्मॉल टी बराबर t/4 पर क्या होगा। t/4 पर साइन ओमेगा टी का जो मान है वो प्लस का 1 आएगा, तो प्लस के 1 को जब आप a से गुणा करोगे तो क्या जाएगा प्लस का a आ जाएगा। इसी तरीके से समय t/2 पर, अरे ये समझ में तो आ रहा है ना, यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल टी बराबर t/2 पर साइन ओमेगा टी का जो मान है वो है फिर से 0, तो साइन ओमेगा टी का मान 0 रखे, 0 इंटू ए बराबर y का मान कितना आ जाएगा फिर से 0। फिर 3t/4 पर
3t/4 पर साइन ओमेगा टी का मान आता है माइनस के 1 को a से गुणा करोगे तो माइनस का a आ जाएगा। और फिर लास्ट है स्मॉल t बराबर t पर, स्मॉल t बराबर t पर अगर हम स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर निकालना चाहें तो साइन ओमेगा टी का जो मान होता है वो 0 आता है। तो y बराबर हमारे पास में फिर से क्या आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा टी का मान 0 आया तो 0 इंटू a बराबर 0 आ जाएगा। अब हमारे पास में सारे मान आ गए y के। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये मैंने शुरू किया ग्राफ, तो ये तो हो गया हमारा y अक्ष। यहां पर मान लीजिए a आ रहा है, इतनी ऊंचाई पर a है और इतनी ऊंचाई पर माइनस का a है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको, ये 0 समय हो गया, ये हो गया t इस अक्ष पर, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2 और ये हो गया 3t/4 और ये हो गया t। अब मैं देखो बिंदु लगाऊंगा 0 समय पर, जीरो समय पर जो y का मान है वो हमारे पास में 0 ही आ रहा है। 0 समय पर y का जो मान है वो कितना आ रहा है हमारे पास में बच्चों, 0, तो यही बिंदु लगाएंगे। फिर उसके बाद में जो t/4 है उस पर हमारे पास में y का मान कितना आ रहा है, +a, तो t/4 पर हम कहां बिंदु लगाएंगे, +a के सामने बिंदु लगाएंगे। t/2 पर हमारे पास में 0 आ रहा है तो फिर 0 पर बिंदु लगाएंगे, और 3t/4 पर -a आ रहा है तो -a के सामने बिंदु लगाएंगे, और फिर t पर फिर से 0। इन सारे बिंदुओं को मिलाओगे तो ये रेखा कुछ इस तरह की आएगी। तो विस्थापन का ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास में प्राप्त होता है, जो कि आगे आप देखोगे दिया गया होगा। ये आगे दिया हुआ, देखो विस्थापन का ग्राफ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हमें वेग ज्ञात करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वेग ज्ञात करना होगा तो वेग ज्ञात करने के लिए हम कहेंगे y, जो वेग v होता है वो होता है dx/dt, ठीक है। अगर विस्थापन x हो तो, लेकिन विस्थापन y है तो v बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा, ठीक है। तो सरल आवर्त गति में अगर हम वेग निकालना चाहते हैं, हम कहेंगे कण के स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है, कण की स्थिति में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम वेग कहते हैं। तो हमारे पास में y बराबर a साइन ओमेगा t है पहले से, ध्यान से समझना। अब यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अपने को थोड़ा गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं वेग निकालना चाहता हूं तो हम सब जानते हैं वेग v बराबर होता है dv/dt, ठीक है, सॉरी dy/dt, वो v लिख दिया गलती से मैंने, v बराबर dy/dt, ठीक है। तो अब यहां पर हम y का मान रख देते हैं, y का मान रखते हैं d/dt ऑफ y का मान कितना है, a साइन ओमेगा t, ठीक है। अब देखो जब भी आप अवकलन करोगे तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो। तो a क्या है, आयाम यानी अधिकतम विस्थापन। आयाम कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए a कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो v बराबर हो जाएगा a d/dt ऑफ साइन ओमेगा t, ठीक है, d/dt ऑफ साइन ओमेगा t। अब एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना उस फॉर्मूले को, d/dx ऑफ साइन ax का जब आपको अवकलन करना हो तो सबसे पहले साइन का अवकलन करो। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस ax आ गया। अब इस ax का भी अवकलन करना पड़ेगा बच्चों आपको, अंदर इस ax का भी आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो ax का मैं अवकलन करूं तो d/dx ऑफ ax, तो a तो बाहर आ गया, ठीक है, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। d/dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, कि जब हम लिख रहे हैं d/dx ऑफ x की पावर 1, तो फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला, और उस फॉर्मूले x की पावर जब n होती है तो आपके पास में आता है nx n-1। अब यहां पर n की जगह कितना है, d/dx ऑफ x, यानी x की पावर 1 है, तो n को हटा के आप यहां 1 लगा दो, ये 1 लगा दिया। इधर भी n को हटा के हमने ये n को हटा दिया और यहां भी हमने 1 लगा दिया।
अब x की पावर क्या हो गई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितनी हो गई 0। ठीक है, तो ये x की पावर 0 हो गई। x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी dx बाई dx होता है 1। ठीक है, dx बाई dx होता है 1। तो हम क्या कह रहे थे कि हमने साइन ax का तो अवकलन कर दिया, अब हमें ax का अवकलन भी करना है, और जो आएगा उसको cos ax से गुणा करना पड़ेगा। तो ax का जब अपन अवकलन करेंगे d बाई dx ऑफ ax, तो a तो बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा d बाई dx ऑफ x। d बाई dx ऑफ x का मान होता है 1, यानी आपके पास में ax का अवकलन क्या आ जाएगा a, ax का अवकलन क्या आ जाएगा a। तो जैसे ही आप साइन ax का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो आपके पास में एक तो आता है cos ax, और ax का अवकलन करने पर आता है a, तो उस a को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, यानी साइन ax का अवकलन क्या हो गया a साइन ax, साइन ax का अवकलन हो गया, मैं थोड़ा सा सही से लिख दूं, दिख नहीं रहा, ये a और x दोनों मिक्स हो गए। तो साइन ax का अवकलन हो गया a cos ax। अब इसी हिसाब से इसकी तुलना करो इस समीकरण से, तो देखो x के स्थान पर कौन है t, ठीक है, और a के स्थान पर कौन है ओमेगा। जब साइन ax का अवकलन करने पर यह आ रहा है, तो साइन ओमेगा टी का अवकलन करने पर क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? ओमेगा v बराबर, ओमेगा cos ओमेगा बिल्कुल सही बताया, ओमेगा टी। बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छे बच्चों, आप इसका मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो, ये इस बात का प्रतीक है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो cos और ax जो है उसकी जगह हमारे पास में आ गया साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब अपना माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है आप में से? चलो सर cos तो आएगा ना? हाँ, ओह सॉरी, कॉस, मैं जल्दबाजी में उत्साहित होकर के आपके अच्छे आंसर से मैं उत्साहित हो गया, खुश होकर के मैंने साइन ही लिख दिया वापस। मैंने कहा अच्छा आंसर आया तो चेंज ही मत करो। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास v का मान क्या आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, ये जो ओमेगा टी है, ये जो ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को थीटा मान लो, 1 मिनट के लिए इसको थीटा मान लो। ठीक है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो हमारे पास में आ जाएगा ये कॉस ओमेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको साइन में चेंज करना चाहूं तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। हाँ सर। हालांकि साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहां पर साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसका कारण है मैंने प्लस क्यों लिया, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर कॉस थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन आपको थीटा में 90 माइनस करके लिखना, प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अभी हम कहेंगे हमारे पास में हो जाएगा v बराबर a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, थीटा की जगह तो ओमेगा टी आ गया, और प्लस में हमको क्या लिखना 90, तो 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो a ओमेगा है ये कहलाएगा वेग का अधिकतम मान। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, प्लस π/2। ठीक है, एक बात, जहां पर v0 का जो मान है वो a ओमेगा के बराबर है। अब मैंने इसको साइन में क्यों लिखा, साइन में लिखने का मतलब होता है कि अगर मैं इसको इसकी y से तुलना करना चाहता, साइन ओमेगा टी, तो आप देखेंगे a की जगह तो v0 आ गया है, विस्थापन के आयाम की जगह तो वेग का आयाम आ गया है, लेकिन कोण जो है जो विस्थापन के लिए हमें प्राप्त हो रहा था, वेग के लिए उससे 90 डिग्री ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री आगे चलेगा। मतलब विस्थापन का जो मान हमें 90 डिग्री बाद प्राप्त होता, वेग में वही मान हमें 90 डिग्री पहले प्राप्त हो जाएगा। अब विस्थापन में अगर हम देखें तो विस्थापन का ग्राफ हमारे पास में कैसा है, ऐसा ग्राफ है, देखो ऐसा, ये 0, ये जो होता है ये t/4 होता है, और आप ध्यान दोगे तो t/4 पर ओमेगा टी का मान 90 डिग्री आया था हमारे पास में।
यानी 90 डिग्री पर हमें अधिकतम मान प्राप्त हुआ था विस्थापन में। वेग में आपको ये 90 ये जो मान प्राप्त होगा वो 90 डिग्री पहले ही प्राप्त हो जाएगा। तो 90 से 90 पहले यानी 0 पर ही प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम मान आपको 0 डिग्री पर ही प्राप्त हो जाएगा। वेग का जब ग्राफ आएगा तो उसमें आप देखोगे कि जो अधिकतम मान है वो आपको 0 पर ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण का एक मतलब ये भी है, ठीक है। लेकिन आपको वहां मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको समझाना नहीं है। ये एक समीकरण तो हमारे पास में ये हो गया। अब ये जो समीकरण आप देख रहे हो, वापस पुरानी समीकरण पर ही आ रहा हूं। पुरानी समीकरण है हमारे पास में v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए कॉस 2 थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडरूट, सॉरी अंडरूट नहीं आएगा, ये अंडरूट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडरूट, ठीक है। अब आपके पास में जो समीकरण दी हुई है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप कॉस ओमेगा टी का मान रखो और फिर उसको साइन में चेंज करो, ठीक है। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसका स्क्वायर कर दो पहले, क्योंकि अगर कॉस का मान रखोगे तो वो अंडरूट में आएगा आपके पास में। तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा का कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस, सीधे ही मैंने लिख दिया, पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर किया तो हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमारे पास में आ जाएगा v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का जो मान होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा आप एक काम और करें कि इस a ओमेगा स्क्वायर को अंदर गुणा कर दें, तो आपके पास में क्या आएगा, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर को अंदर गुणा कर दें, ओमेगा स्क्वायर को तो बाहर ही रहने दें, ओमेगा स्क्वायर को अपन बाहर ही रहने देते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर बाहर, a को अंदर गुणा किया तो a को 1 से गुणा किया तो a स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर को साइन स्क्वायर ओमेगा टी से गुणा किया तो हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सही रूप में लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे समझने में आसानी रहे। ये वाले जो समीकरण है इसको वापस से लिख रहा हूं मैं। ये हमारे पास में आ गई है v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, और आपके पास में गुणा में दो पद आएंगे, एक पद आएगा a स्क्वायर और दूसरा पद आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर अपन थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं यानी पीछे चलें, ठीक है, पीछे चलें तो हमने देखा था y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो y स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर y स्क्वायर लिख दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं। हमारे पास में आ जाएगा v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब इसका अंडरूट ले लो वापस से, तो v बराबर हो जाएगा ओमेगा अंडरूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये काम आप y स्क्वायर होगा ना, y स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये काम आप बिना वर्ग किए भी कर सकते थे, लेकिन बिना वर्ग किए करते तो जितनी जगह हमने स्क्वायर लिया है उसके साथ में अंडररूट भी आता, उसके साथ में अंडररूट भी आपको लेना पड़ता। तो आप बिना वर्ग किए भी कर सकते हो। जैसे अभी आप सामने देख रहे होंगे, उस सामने वाली स्क्रीन पर आप देखें तो उसमें आपको ये समीकरण दिखाई दे जाएगी। हमने यहां देखा कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी v का मान आ रहा है हमारे पास में। अगर हम इस कॉस ओमेगा टी का मान लिखना चाहे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इस a को अंदर ले जाऊं, जब भी किसी अंडरूट से किसी राशि को बाहर लेकर आते हैं तो घात आधी हो जाती है, और जब बाहर की राशि को अंदर ले जाते हैं तो घात दुगनी हो जाती है। तो अभी घात की a की घात 1 है, अंदर ले जाएंगे तो इसकी घात दुगनी हो जाएगी,
दुगनी हो जाएगी इसकी घात, वो हो जाएगी a की घात 2। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको अंदर ले जाएंगे तो a की घात 2 यानी a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर को अंदर ले जाओ, 1 से गुणा करो, a को अंदर ले जाएंगे तो अंदर 1 से गुणा होते ही ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी से गुणा होगा तब ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हमने यहां से a को अंदर ले गए और ले जाते अंदर ले जाते इसकी घात। ये माइक ऑफ करो अपना, मोहम्मद नईम अपना माइक ऑफ करो। तो ये हमारे पास में आ रहा है ए स्क्वायर को, जैसे मैं ए को जैसे अंदर ले गया, अंदर ले जाकर के स्क्वायर हो गया और दोनों से गुणा होगा, तो पहला पद हो गया ए स्क्वायर, दूसरा पद हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाई स्क्वायर के बराबर है। तो वी बराबर आ गया ओमेगा अनरूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप चाहो तो वर्ग करके कर सकते हो और चाहो तो आप बिना वर्ग किए भी कर सकते हो। तो हमने वर्ग करके किया था, हमारे पास में आया था वी स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इस ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आऊं तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इस वाई स्क्वायर को इधर इस तरफ लेकर के आ जाऊं तो आपके पास में आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब वाई स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, अब a के बारे में तो आप जानते हो कि ये कांस्टेंट है ही, और अगर मैं इस a को भी नीचे ले आऊं तो ये a दोनों से गुणा होगा नीचे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में यहां तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर, यहां रह गया 1। इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो ये परवलय का समीकरण है, सॉरी दीर्घवृत्त का, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो यानी हम v और y के बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, दीर्घवृत्त के रूप में, जिसमें v अक्ष जो है वो a ओमेगा पर कट करेगा और जो y अक्ष है वो a पर कट करेगा। ठीक है, विस्थापन अक्ष जो है वो y पर कट करेगा। हालांकि आपको ये समीकरण निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अब जैसे हमने पहले ग्राफ बनाया था ठीक वैसा ही ग्राफ हम वेग के लिए बनाएंगे। तो वेग के लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, पहला तो हमारे पास में आ गया टी, दूसरा हमारे पास में आएगा ओमेगा टी, तीसरा हमारे पास में यहां पर हमको लेना है कॉस ओमेगा टी, और चौथा लेना है हमें v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहां आप सारणी पे सीधे सारणी पर ही आ जाइए। तो टी के तो देखो वो सारे के सारे मान लिए जो हमने पहले लिए थे, 0, t/4, t/2, ठीक है, उसके बाद में 3t/4 और t, और हम ओमेगा टी के मान भी इस पर निकाल चुके हैं। ये तो स्मॉल टी के मान हो गए। ओमेगा टी का मान कितना आता है, 0 पर आता है, 0/2, t/2 पर आता है पाई, 3t/4 पर आता है 3π/2 और t पर आता है 2π। अब अपने पास में समीकरण है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसमें से मैं केवल कॉस ओमेगा टी की बात करता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी में जो ओमेगा है ओमेगा टी है, उसका मान, पहला मान हमारे पास में 0 है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो देखो हमारे पास में 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा मान हमने रखा π/2, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो हमारे पास में 0 आ गया। फिर उसके बाद में हमने तीसरा मान रखा पाई जो t/2 पर है, तो कॉस पाई का मान होता है -1, तो ये देखो -1 आ गया। फिर रखा हमने चौथा मान 3π/2 यानी 270, कॉस 270 का मान 0 होता है, तो देखो सारणी में 0 आ गया। और फिर हमने रखा 2π, टी पर होता है 2π, तो हमने cos 2π का मान होता है 1, तो ये हमारे पास में 1 आ गया। अब ये जो सारे मान है, ये अगर हम जो वेग की समीकरण है, वेग की समीकरण क्या है, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा, इसमें रखना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहां पर कॉस ओमेगा टी के बारी बारी से सारे मान रखते जाएंगे। सबसे पहले t बराबर 0 पर कॉस ओमेगा टी का मान 1 आया है, तो 1 रख दीजिए यहां पे, 1 इंटू ए ओमेगा बराबर आ जाएगा ए ओमेगा। फिर t/4 पर कॉस ओमेगा टी का मान 0 आया था, 0 इंटू ए ओमेगा बराबर हो जाएगा 0। t/2 पर कॉस ओमेगा टी का
t/2 पर cos ओमेगा t का जो मान है वो -1 आया था, तो -1 को a ओमेगा से गुणा करेंगे तो -a ओमेगा आ जाएगा। 3t/4 पर cos ओमेगा t का मान, 3t/4 पर cos ओमेगा t का जो मान है वो 0 आया था, 0 को a ओमेगा से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद में t पर cos ओमेगा t का मान 1 आया था, 1 को a ओमेगा से गुणा करोगे तो a ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपके पास में जो है वो v के सारे मान आ गए। अब मैं अगर ग्राफ बनाना चाहूं स्मॉल t और v के बीच में, ठीक है, स्मॉल t और v के बीच में, तो ये तो हो गया v, ये हो गया स्मॉल t, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। तो जब स्मॉल t का मान, ये सारे किसके मान है, स्मॉल t के मान, जब स्मॉल t का मान 0 है तो आप देखो v का मान a ओमेगा आ रहा है, यानी अधिकतम आ रहा है, हमने a ओमेगा पर पॉइंट लगा लिया। जब स्मॉल t का मान t/4 है यानी सेकंड वाला मान, तो v का मान 0 आ रहा है, हमने 0 पर पॉइंट लगा लिया। ठीक है, 0 पर पॉइंट कैसे, ये ध्यान रखना कि जब किसी एक अक्ष का मान 0 होता है, जब किसी एक अक्ष का मान 0 होता है तो पॉइंट उस अक्ष पर होता है जो 0 नहीं है। तो देखो t अक्ष का मान तो t/4 है, लेकिन v अक्ष पर है, यानी पॉइंट कहां पर होगा, t अक्ष पर होगा। ठीक है, तीसरा देखो, स्मॉल t बराबर t/पर जो v है उसका मान -a ओमेगा आ रहा है, यानी कि ना तो t अक्ष 0 है ना v अक्ष 0। जब दोनों ही 0 नहीं हो तो पॉइंट ना तो t अक्ष पर आएगा ना v अक्ष पर आएगा। कहां पर आएगा, ऐसी जगह पर दोनों अक्ष से मिलाया जा सकता है। फिर स्मॉल t बराबर 3t/4 पर फिर से 0 आ गया हमारे पास में v का मान। चूंकि v का मान 0 आ गया, यानी पॉइंट कहां होगा, स्मॉल t अक्ष पर, स्मॉल t अक्ष पर ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट कैपिटल T पर प्लस ओमेगा, दोनों ही अक्षों का मान 0 नहीं है, तो जो पॉइंट है वो कहां आना चाहिए, समय अक्ष पर a ओमेगा के समकक्ष, ये a ओमेगा। इन सारे पॉइंट को मिला देते हैं, ये मिला दिया, ये मिला दिया, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अब इस ग्राफ की खास बात बताता हूं मैं, ध्यान से समझना आप इस ग्राफ। आपके पास में विस्थापन का ग्राफ ऐसा आया था, ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, यानी कि और भी आगे तक बनाऊं, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ये वाला जो ग्राफ है इसको लेफ्ट में धक्का दे दिया है इतने भाग तक, यानी कि ये भाग जो है इसमें से गायब कर दिया है, इतने भाग तक धक्का दे दिया है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एक तरीके से आप देख सकते हो, यानी 90 डिग्री पीछे खिसका दिया है इसको अपन ने। पीछे खिसकाने का मतलब क्या है, वेग का मान 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, तो आज